चौथी तिमाही में पे बात करने के लिए हमारे साथ थर्मैक्स के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। और थर्मैक्स की बात करें तो इनका मुनाफा 8% बढ़ा है, साथ ही रेवेन्यू की बात करें तो 12% के करीब बढ़ोतरी में देखने को मिली। एबिटा में 10% का उछाल देखने को मिला। हालांकि मार्जिन पर हल्का दबाव देखने को भी मिला है। नतीजों और फ्यूचर प्लान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ आशीष भंडारी जी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि रेवेन्यू एबिटा ठीक ठाक रहा, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव, कारण क्या रहा सर इसके पीछे का? एक ही कारण है, मार्जिन्स वैसे बहुत अच्छे थे। जो कारण है, हमारा जो बायो सीएनजी बिजनेस है उसमें 67 करोड़ का हिट लिया है हमने, जो कि वन टाइम हिट है। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स में हमें और पैसे डालने पड़ेंगे कस्टमर एक्सपेक्टेशन तक पहुंचने के लिए, इसलिए ये पैसे हमने रिजर्व में डाले हैं और इसकी वजह से मार्जिन पे प्रेशर है। अदरवाइज जो वॉल्यूम बढ़ा है उससे मार्जिन और भी ज़्यादा बढ़ा है। हाँ, तो जैसे कि गुड मॉर्निंग आशीष सर, कंचन बात कर रही हूँ। जैसे कि श्रेया ने मेंशन किया कि नंबर्स में हमें एक इजाफा देखने को मिला है अगर वाई एंड वाई बेसिस पे देखें, लेकिन सर जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था वहाँ से नंबर्स में थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि इस टाइम पे हम बात करें तो मार्जिन डेफिनेटली मिस होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन रेवेन्यू में 11.5% की ग्रोथ है। कौन सा ऐसा मेजर सेगमेंट है जिसने ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है? देखिए, जो एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की, उससे भी जो रेवेन्यू पे जो एक्सपेक्टेशन थी वो हमने मीट किया। इवन मार्जिन्स पे, जैसा कि मैंने कहा, एक जो वन सिंगल आइटम है उसके अलावा देखा जाए तो मार्जिन्स बहुत ही अच्छे थे और वो सिंगल आइटम अब आगे से रिपीट नहीं होना चाहिए। किन सेक्टर्स ने अच्छा किया है, इससे मैं ऑर्डर्स पे भी कनेक्ट करूँगा। जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट है उसने अच्छा किया है। केमिकल्स में बढ़ोतरी है, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि केमिकल्स जो नया प्लांट हमने डाला है, कैपेसिटी डाली है, काफ़ी नए प्रोडक्ट्स और सेगमेंट्स में भी हम एंटर कर रहे हैं, केमिकल्स को और फास्टर ग्रो करना चाहिए। इंडस्ट्रियल इंफ्रा है जहाँ पे हमें और ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन है और वहाँ पे रेवेन्यू भी थोड़ा कम है और ऑर्डर्स भी थोड़े कम हैं। एंड स्पेशली Q4 देखा जाए तो यहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रा से, जो कि प्रोजेक्ट बिजनेस है हमारा, और काफ़ी ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन थी। आगे अगर मैं Q1 Q2 में भी देखूं तो इस सेगमेंट पे सबसे ज़्यादा मेरी आंख रहेगी कि जो ऑर्डर्स हम चाहते हैं वो आने लगे, और ये मीडियम टू बिग ऑर्डर्स हैं, 250 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, इस रेंज की या इनसे भी बड़े। ओके, आशीष जी, अगर रेवेन्यू के मोर्चे पर मैं आपसे पूछूं, डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल ने किसने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाया है और कहाँ से आपको ज़्यादा उम्मीद? पिछले 3 साल देखा जाए तो डोमेस्टिक ग्रोथ इंटरनेशनल ग्रोथ से ज़्यादा रही है, पर ये फाइनली एक पीरियड आ रहा है जहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। एंड अभी की जो पाइपलाइन है उसमें इंटरनेशनल की पाइपलाइन भी अच्छी है। मेरे हिसाब से दोनों में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, इंटरनेशनल में शायद थोड़ी ज़्यादा है। एंड इंटरनेशनल में हमारे थोड़े मार्जिन्स भी बेटर रहते हैं, बट फाइनली इंटरनेशनल की पाइपलाइन में भी अच्छी ग्रोथ दिखने को मिल रही है। जी आशीष जी, तो अभी के नंबर्स की बात हो गई, लेकिन अब अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो फिस्कल ईयर 26 के लिए किस तरीके की गाइडेंस है और मैनेजमेंट इस टाइम पे कितनी कॉन्फिडेंट है कि वो जो गाइडेंस है उसको अचीव कर लिया जाएगा? तो गाइडेंस की मैं और एग्जैक्ट नंबर्स हम बात भी नहीं करते। मैं ओवरऑल सेंटिमेंट और सेगमेंट बाय सेगमेंट अगर देखूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन ग्रोथ का ही है, और ये रीज़न है कि पहले इंडस्ट्रियल इंफ्रा लूँ, यहाँ पे हमने पिछले साल काफ़ी कम ऑर्डर्स लिए थे, और इस बार मैं देखूँ तो पाइपलाइन अच्छी है, इंक्वायरी पाइपलाइन अच्छी है, इसको मैं ऑर्डर्स में कन्वर्ट होता हुआ देखना चाहूँगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इसमें हमने कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी और कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ देखा है। मैं एक्सपेक्टेशन है कि ये बिजनेस इसी पाथ पे चलता रहे। तीसरा केमिकल्स, जैसा कि मैंने बताया, उसमें काफ़ी हमने नए प्रोडक्ट्स, नया सेक्टर और नया इन्वेस्टमेंट करके प्लांट भी नया शुरू किया है। तो इस नए कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के साथ इसमें और ग्रोथ में एक्सपेक्टेशन होगा, क्योंकि काफ़ी सेगमेंट्स है जहाँ पे हमारा मार्केट शेयर भी रिलेटिवली लो है और कैपेबिलिटी काफ़ी है। सो आई वुड लाइक टू सी कि ये बढ़ता रहे। और फाइनली ग्रीन सॉल्यूशंस, यहाँ पे ग्रोथ गिवन है, एक्सपेक्टेशन है कि लॉसेस कम हो,
स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस एरिया में मैं काफी कम लॉसेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल भी प्रिडिक्शन है थोड़े लॉसेस ही रहेंगे, बट इस साल के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम। बिल्कुल आशीष जी, सवाल मेरा इसी पे था आखिरी मेरी तरफ से, हालांकि आपने थोड़ा उत्तर दे दिया, लेकिन ग्रीन एनर्जी सेगमेंट जिस तरीके से सरकार ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रही है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है? आपने थोड़ा एक्सपेंशन और फ्यूचर की भी बात की, थोड़ा और डिटेल में ग्रीन एनर्जी के लिहाज से क्या एक्सपेंशन प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हैं? सो ग्रीन एनर्जी में थर्मैक्स के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। सबसे पहले जो ग्रीन स्टीम हम प्रोवाइड करते हैं जो कि स्टेडी बिजनेस है, ग्रो कर रहा है, रीजनेबली प्रॉफिटेबल भी है। सेकंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी एस्टैब्लिश्ड सेगमेंट है। जो बाकी नए सेगमेंट्स हैं वो है जैसे एरियाज हैं हाइड्रोजन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, कार्बन कैप्चर, ये इनमें से हमारे सारे सेक्टर्स में इस साल इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, पर रेवेन्यू 2 साल तक मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि ये सारे इवॉल्विंग सेगमेंट है जहाँ पे पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेप्टेंस तीनों एक साथ बढ़ रहे हैं। तो ये 2030 और 2029 के सेगमेंट्स हैं, उसके पहले इनका लेस इम्पैक्ट रहेगा, पर यहाँ पे अभी हम टीम्स हैं, काम कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं और इंडस्ट्री को बिल्ड करने में ओवरऑल एफर्ट कर रही है। थैंक यू सो मच आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग। नमस्ते नमस्ते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया